चलो क्वेश्चन करते हैं। इस बार नंबर कैसे आया है तुम्हारे? ठीक था नंबर? सेटिस्फाइड? फिर भी गलत? गलत कैसे हुआ? इस बार क्वेश्चन कैसा रहा, कैसा था? क्वेश्चन ठीक था? मतलब समझ में आ रहा था क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा था? ऐसा तो नहीं था कोई 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 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग है या मतलब समझ नहीं आ रहा है? बन जा रहा था? वो तो रहता ही है, कुछ 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 रखना होता ही है ना? ताकि तुम लोग को भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलना चाहिए ना, टेस्ट से भी कुछ कुछ चीज़ें तुमको सोचने पे मजबूर करे। तुम घर जाओ तो वापस तुमको थोड़ा सा देखना है, एक्स्ट्रा कुछ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वो रहता ही है। ठीक है, तो जनरली बेस्ड था ये आपका जितना भी प्रीवियस था, तो उसमें मेजर जो पोर्शन था इसमें वो लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चन इस बार मैंने प्रायोरिटी में ज़्यादा रखे थे। ठीक है, क्योंकि लैंडफॉर्म्स हमने रिसेंटली पढ़ा है और बाकी क्वेश्चंस भी थे, जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का भी क्वेश्चन था, है ना? रिवर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। रिवर के क्वेश्चन बन रहे थे? रिवर के क्वेश्चन बने हैं? बन गए? हाँ ठीक है। मॉडल आंसर चेक किया? ठीक, कोई नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा था? बना पहला क्वेश्चन? इसमें एक तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में, है ना? जैसे वन ओनली वाला जो था ना, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अगर उसमें देखा होगा, मतलब अगर थोड़ा सा ज़्यादा गौर किया होगा तो हो सकता है ऑप्शन गलत लगा दिया हो किसी ने। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग देखेंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, नहीं नहीं, इसमें क्या है, इसमें देखो चीज़ें थोड़ा सा समझना, है ना? अभी जो यूपीएससी क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है ना? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट, यहाँ से इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन सा का मतलब 1 और 2, तो स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। इसमें भी कथन 1 है और कथन 2 है। ठीक है, लेकिन जो वो वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे उसमें कैसे आता है। तो इसमें देखते हैं द रिक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक व्हाइल मर्केली स्केल मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि मर्केली स्केल भूकंप का परिमाण मापता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है व्हाइल द मैग्नीट्यूड स्केल मेजर्स एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, द इंटेंसिटी स्केल मेजर्स टोटल डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। अब देखो दोनों में से हम देखते हैं, जैसे परिमाण पैमाना भूकंप के दौरान निकली एनर्जी मतलब ऊष्मा को मापता है, जबकि तीव्रता पैमाना भूकंप से हुए कुल नुकसान को मापता है। ठीक है, तो हमने देखा था एक्चुअल में क्या है, आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ना? परिमाण क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म है ना? परिमाण क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म है। तो क्वांटिटी अगर हम बोलेंगे तो उससे क्या, उसमें क्या नाप रहे हैं हम लोग? जो एनर्जी उससे रिलीज हो रहा है एक तरह से, है ना? सिस्मोग्राफ से हम क्या नाप रहे हैं? एनर्जी। जो भूकंप की तीव्रता है उसमें कंपन कितना हो रहा है, ऊर्जा के कारण क्या होता है? कंपन। तो कंपन से हम लोग क्या नाप रहे हैं? एनर्जी को नाप रहे हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है वहीं पे? रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों? रिक्टर स्केल से हम क्या नापते हैं एक्चुअल में? मैग्नीट्यूड नापते हैं। रिक्टर स्केल हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव मीजर है। ठीक है, और जो मर्केली स्केल है वो क्या है? क्वालिटेटिव मीजर है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट सही है और वो स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 2 ओनली। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना? इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, है ना? कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो इसमें हम बताएंगे 1 या फिर 2 या फिर दोनों या फिर दोनों नहीं। ठीक है, समझ में आया? इसका क्वेश्चन ये जो है इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है ठीक है, चलो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2, मतलब इसमें केवल आपके उसमें लिखा हुआ होगा केवल 2 केवल 1, है ना? केवल 1 और केवल 2। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आंसर इसका है ओनली 2।
नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हमने देखा था स्लो, एक्चुअल में क्या होगा ये, इसमें जो स्टेटमेंट पढ़ना है उसके बाद विच ऑफ द स्टेटमेंट अबो इज आर नॉट करेक्ट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट ये दोनों पढ़ने के बाद ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इंट्रूसिव रॉक, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी चट्टाने, है ना। अंतर्वेदी चट्टाने कैसे बनती हैं, आग्नेय चट्टाने जो धीरे धीरे ठंडी होंगी, है ना। अगर वो चट्टानों के बीच में है तो उसमें से उष्मा का ट्रांसफर क्या होगा, स्लोली होता है, ठीक है। क्योंकि चट्टाने क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, चट्टाने उष्मा की खराब कंडक्टर होती हैं, ठीक है, हाँ खराब चालक होती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कूलिंग है वो क्या हो जाएगा, स्लो कूलिंग होगा, है ना। यहाँ पर जो ठंडा होने की रफ्तार है वो तेजी से होने के बजाय यहाँ पर धीमी गति से होगा, ठीक है। धीमी गति से जब ठंडा होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एक तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। वहीं पे जब हम बहिर्वेदी चट्टाने देखते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट उल्टा हो जाता है और यहाँ पर ठंडे होने का, यहाँ धीरे धीरे की बजाय ये क्या हो जाएगा, तेजी से ठंडा होती है ना। कंपेरेटिवली इसके, है ना, अंदरूनी चट्टानों के कंपेयर में, उनके कंपैरिजन में बहिर्वेदी चट्टानें क्या होती हैं, तेजी से ठंडी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों एक्चुअल में क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। तो दोनों गलत है ना, 1 और 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। हाँ हाँ, देखो मेन क्या है, हाँ अंदरूनी चट्टानें क्या होती हैं, गहराई पर ही पाई जाती हैं, है ना, सरफेस के अंदर पाई जाती हैं। तो बाकी चीजें ठीक है, ये क्या है, मोटे दाने की ही होती हैं, ठीक है ना, कोर्स ग्रेन्ड ही होती हैं। लेकिन होता क्या है, उसमें धीरे ठंडा होता है, उसके कारण है। बहिर्वेदी चट्टानें बारीक दाने की ही होती हैं, हमने पढ़ा है, क्रिस्टल पढ़ा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। जो बहिर्वेदी चट्टानें होंगी उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट में। और यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। समझ में आया, डाउट नहीं ना। क्या किया था, सही किया था गलत किया था, सही किया था, क्यों, वो ना ऊपर वाला ही गलत लगा था, नीचे तो अगर ये गलत होता तो ये ऑटोमेटिकली गलत होता ना, क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट क्या किया गया है, एक तरह से बस उल्टा किया गया है ना, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना, स्टेटमेंट दोनों को पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि दोनों में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, ठीक। तो अब कौन सा होना चाहिए, पहला सही है कि गलत है। ट्रेंच होती है, गर्त के बारे में हमने पढ़ा है, गर्त क्या होते हैं, गर्त क्या होता है, खाइयां जो बनती हैं किसके कारण बनती हैं, कोलिजन के कारण, ठीक है। तो सही दिया है क्या पहला, मतलब पहला चीज की खाई होती क्या है ना, जो ट्रेंचेस होते हैं, पहला ट्रेंच का फीचर बताया है, स्टेटमेंट 1 में क्या बताया है, ट्रेंच का फीचर बताया कि ट्रेंच होता क्या है, टेक्टोनिक ओरिजिन की होती है ना, विवर्तनिक ओरिजिन की होती है ना। फिर इसमें क्या होता है, रिलेटिवली स्टीप साइडेड होंगी, खाइयां क्या होती हैं, स्टीप साइड, उसमें स्लोप कम होता है, स्लोप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो तुरंत नीचे जाता है ना। हम देखते हैं जो हमारी खाई बनती है कॉन्टिनेंट के पास में, वो कैसे बनता है, डीप बनता है ऐसे, है ना, ये खाई का निर्माण होता है ना। ट्रेंच कुछ इस तरह से ही बनता है, ये क्या रहता है, खाई, है ना, ये सबडक्शन प्लेट है। तो एक तरह से ये क्या है, खाई है, तो ये वाला स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है ना। तो इसी को बोला जा रहा है कि खाइयां क्या होती हैं, स्टीप स्लोप की होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना। इसमें जो बताया गया है खाई के बारे में, खाई का जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है वो सही है, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 2, दे आर फॉर्म्ड एट ओशन ओशन एंड ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये पहला सही है कि गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पर डाइवर्जेंट के बदले क्या आएगा, कन्वर्जेंट प्लेट, है ना, क्योंकि क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट। यहाँ पर अपसारी की जगह क्या आ जाएगा, अभिसारी, ठीक है। क्योंकि जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट और ओशन जब एक दूसरे के पास आएंगे
तब ये खाइयाँ बनती हैं। ठीक है, सबडक्शन के कारण बनती हैं। ठीक है, सबडक्शन या अवतरण के कारण बनती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है ना, और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, इसलिए स्टेट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। किया था सही, सही किया था, चलो बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हार्ड पेन्स के बारे में हमने पढ़ा था क्लास में, कल किया है ना। हार्ड पेन्स क्या होते हैं, एक कठोर परत होती है। ठीक है, कठोर परत बन जाती है, किसके कारण बनती है, लवण के कारण, मिनरल या लवण के कारण। और कौन सा प्रोसेस होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन है ना, केशिका क्रिया है ना, ये याद रखना, केशिका क्रिया के कारण बनती है ना। जो भूजल होता है वो ऊपर आता है, जब भूजल ऊपर आता है तो अपने साथ लवण जो अंडरग्राउंड बहुत नीचे में सतह के भीतर में जो लवण होते हैं उनको ऊपर लेके आता है। तो जब वो ऊपर आएंगे तो इवेपोरेशन के बाद लवण को सरफेस पे छोड़ जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जिसके कारण एक हार्ड सरफेस का निर्माण होता है। ठीक है, जनरली देखा होगा खेती करते करते बहुत लंबे टाइम तक जब एक ही फसल लिया जाता है या फिर लगातार उसमें इरिगेशन और ये सब होते रहता है तो एक हार्ड सफ़ेद लेयर आ जाती है ना, सफ़ेद लेयर खेतों में आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पेन्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी, अंडरग्राउंड वाटर ब्रॉट अप टू सरफेस। ठीक, कैपिलरी एक्शन के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। With reference to metamorphic rock, consider the following statement. हम्म, They are formed due to the recrystallization of material within an already existing rock. In dynamic metamorphism, rock undergoes mechanical disruption and reorganization of the original minerals. नेक्स्ट Gen- नीसोसाइड, हाँ Granite नीसोइड, and schist are सिस्ट, metamorphic rocks. हम्म, How many of the above statements are correct? हाँ इसमें देखो यहाँ पर क्या हो गया है, आपका क्वेश्चन का वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी, है ना, यहाँ पर पूछ रहा है कितने कथन, है ना, कितने कथन के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे कौन से के बारे में नहीं बात किया गया है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कितने करेक्ट है, कोई भी करेक्ट हो सकता है ना, ये करेक्ट है तो भी चलेगा, एक करेक्ट होगा, है ना, इसमें से कोई भी एक करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक। अगर इसमें के कोई भी दो करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू, केवल दो, है ना। इसमें से कोई भी तीनों अगर करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल थ्री, सभी तीन। ठीक है, यहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या हो गया है, ये वाला जो ट्रांसलेशन हो गया है इसमें क्या लिख गया है, यहाँ पर केवल एक की जगह केवल एक लिख गया है। तो इसमें क्या आपको मैसेज जा सकता है, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक का मीनिंग क्या है, एक स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। तो आपको यहाँ पर जब भी अगर कितने कथन अगर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि कितने सारे स्टेटमेंट सही हैं या गलत है। ठीक है, उसमें ये नहीं देखना है कि स्टेटमेंट 1 ही सही है या स्टेटमेंट 2 ही सही है या स्टेटमेंट 3 ही सही है। ठीक है, इसी में ज़्यादा गलत होता है, तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है। चलो तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, स्टेटमेंट गलत है और कौन से सही है, बताओ। हाँ, पहला देखते हैं, दे आर, इसमें पूछा गया है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, रूपांतरित सेलों के बारे में क्वेश्चन है आपका। ठीक है, रूपांतरित सेल क्या होती है ना। हम सेल चक्र देखते हैं, सेल चक्र में होता क्या है, जैसे सबसे पहले जो मैग्मा है, ठीक, सबसे पहले जो मैग्मा होता है वो क्या बनता है, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है। फिर जो इग्नियस रॉक है ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, पहला आपका सेडिमेंट्री रॉक, है ना, ये सेडिमेंट के कारण, सेडिमेंट्री रॉक जो है जब इसका सेडिमेंट होगा, अपर्दन होगा, इरोजन होगा
तो उसके कारण सेडिमेंट्स बनेंगे और सेडिमेंट का लिथिफिकेशन होगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा। फिर सेडिमेंट्री, और यहाँ से एक और चीज बन सकता है, अगर ये रॉक प्रेशर या फिर टेम्परेचर के कांटेक्ट में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है ना, उसके एनवायरनमेंट में आता है, तो ये क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टाने। ठीक है, मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित चट्टाने। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अगेन अगर इसका इरोजन होता है, अपरदन होता है, तो ये क्या बनाएगा, उसके सेडिमेंट्स क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करेंगे। यही रॉक जब अंदर सतह के अंदर जाने लगता है या सबडक्शन होता है, तो ये रॉक फिर से किस में कन्वर्ट होता है, मैग्मा में कन्वर्ट होता है। सेडिमेंट्री रॉक अगेन इसका जब कांटेक्ट में आएगा, प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या बनाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाएगा। ठीक है, और अगेन अगर ये सबडक्शन होता है तो क्या बनाएगा, मैग्मा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये भी मैग्मा का फॉर्मेशन कर सकता है, ये भी अगर सबडक्शन या फिर अंदर जाता है, मेंटल के अंदर जाता है, तो ये भी मैग्मा का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, रॉक चक्र। सबडक्शन का मतलब होता है प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सबडक्शन बोलते हैं, सबडक्शन या फिर अवतलन, है ना। सबडक्शन समझ में आया। ये जो प्लेट है, ओशियानिक प्लेट या फिर जो ओशियानिक प्लेट जब आपके सरफेस के अंदर जाती है, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशियानिक प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है या अवतलित होती है ना, तब इसको सबडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो सबडक्शन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रॉक अंदर जाएगी वो क्या हो गया, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते जाएगा। हाई टेम्परेचर कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, पिघलने लगेगा, मेल्टिंग होगा उसका। जब मेल्टिंग होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्मा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रॉक चक्र है ना, सेल चक्र है। अब इसमें हमको पूछा जा रहा है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। सबसे पहले दे आर फॉर्म ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन। अब दोनों का रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, इग्नियस रॉक का भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है और सेडिमेंट्री रॉक का भी रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। उन दोनों से रिक्रिस्टलाइज होगा, इसका मतलब है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक, वो रॉक के रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, वो पहले से मौजूद शिला या फिर सेल, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करता है या पुनः क्रिस्टलाइजेशन करता है, उसके कारण बनता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक तरह से सही है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। दो तरीके का मेटामॉर्फिज्म हमने पढ़ा है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक में क्या होता है, जब हम देखते हैं डायनेमिक, अब मेटामॉर्फिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहला है आपका डायनेमिक और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है ना, हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है कोई भी रॉक, तो उसके कारण क्या होता है, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है। तो उस मेटामॉर्फिज्म को, है ना, या उस रूपांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, लेकिन वही जब रॉक प्रेशर, हाई प्रेशर के कांटेक्ट में आता है, हाई प्रेशर जब होता है, प्रेशर के कारण जब वो रॉक बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक रूपांतरण। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें जो बोला गया है एक्चुअल में क्या है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया है, ये क्या है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म रॉक अंडर को मैकेनिकल डिसरप्शन। ठीक है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, री मेल्टिंग तो हुआ नहीं है, दोबारा से मेल्ट होकर जमने का काम तो किया नहीं है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से हाई प्रेशर के कारण, अगर मान के चलो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहा हो, है ना, इनिशियली में, तो ये हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूपांतरण बोलेंगे। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है, नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा हो, है ना, किसी भी तरीके का। तो ये क्या हुआ, एक तरह से मैकेनिकल उसका क्या हुआ, चेंजेस हुआ, यांत्रिक चेंज हुआ उसमें, उसमें कोई भी दूसरा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यांत्रिक बदलाव ही हुआ है केवल। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नाइसाइड ग्रेनाइट सिस्ट आर मेटामॉर्फिक रॉक।
सबसे पहले बताओ ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? हमको पता है ग्रेनाइट जो है वो क्या है, एक तरह का इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट हमारा क्या है, इग्नियस रॉक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बहुत सारे इग्नियस रॉक्स हैं, जैसे अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसमें जो ग्नाइसाइड है ये एक तरह का क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, लेकिन सिस्ट क्या है, सिस्ट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट क्या है आपका, इग्नियस रॉक है। ठीक है, अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या क्या आते हैं, मार्बल है, ठीक है, स्लेट है, ठीक है, बहुत सारे रॉक्स जो हैं, जैसे लाइम स्टोन या सोप स्टोन से हमारा क्या बनता है, मार्बल बनता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो ठीक। तो इसमें देख लेना, हमने पढ़ा ही है कौन कौन से मार्बल्स, मतलब कौन कौन से रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। अब देखो इसमें तुमको ये नहीं जानना है कि केवल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये दोनों भी सही होते तब भी आंसर क्या होता, केवल 2, है ना। ये दोनों सही हैं इसलिए भी आंसर क्या है, केवल 2। ठीक है, आंसर क्या है, केवल 2। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Absence of vertical erosion in the upper हाँ हाँ big current running at a right angle to the river mouth. हाँ Presence of large lake in the river course. हाँ, How many of the above conditions are favorable for the formation of delta? हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, मतलब वह स्थितियां, परिस्थितियां जो डेल्टा बनाने के लिए उपयुक्त हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति जो डेल्टा बनाने के लिए उपयुक्त है। सारी रिवर्स जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, है ना। कुछ कुछ रिवर्स हैं जो लार्ज डेल्टा बनाती हैं, कुछ रिवर जो है वो छोटे डेल्टा बनाती हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो डेल्टा हैं वो किस पर भी डिपेंड करते हैं, आपके लैंड, मतलब जो लैंड रॉक्स का जो कंडीशन है ना, जो रॉक है वहाँ पर जिस रॉक्स के थ्रू वो बह रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं जो मेजर कंडीशंस हैं, अगर हम देखें कोई भी रिवर है जो फ्लो हो रही है, अब ये जब कोस्ट से मिलती है, आपका ओशन से मिलती है, तो ऐसे क्या कंडीशन होने चाहिए कि ये जो सेडिमेंट है यहाँ पर एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो। डेल्टा फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिवर कोर्स क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि इसमें सेडिमेंट लोड क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेडिमेंट लोड। हमको डेल्टा बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सेडिमेंट चाहिए, अवसाद चाहिए। ठीक है, अवसाद, जब अवसाद होगा तभी वो क्या बना पाएगा, डेल्टा बना पाएगा, और अवसाद नहीं है तो वो डेल्टा फॉर्म नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं अवसाद के लिए ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो फेवरेबल है। तो एब्सेंस ऑफ वर्टिकल इरोजन, अगर वर्टिकल इरोजन नहीं हो रहा है तो अवसाद बनेगा क्या, अवसाद की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हायर वर्टिकल इरोजन इन अपर कोर्स ऑफ द रिवर, ज़्यादा से ज़्यादा कटाव होना चाहिए। जो सीधा खड़ी कटाव है, जो डेप्थ को कट कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है टाइडलेस कोस्ट, है ना, बिना ज्वार वाले किनारे। अब टाइड क्या होता है हम जानते हैं, जैसे ये कोस्ट है ना। टाइड क्या होता है, जो वाटर लेवल का इंक्रीज होना, है ना, मून के ग्रेविटेशन के कारण वाटर लेवल का इंक्रीज होना और वाटर लेवल का डिक्रीज होना। ठीक है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, हाई टाइड लाइन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, लो टाइड लाइन। ठीक, लो टाइड लाइन। तो अगर वाटर जो है ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो एक तरह से क्या होगा, अगर यहाँ पे अवसाद जम रहा है तो उसको धीरे से जब हाई टाइड आएगा तो वाटर क्या करेगा, इसको अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, जब लो टाइड है यहाँ पर तब हो सकता है रिवर क्या है, इस एरिया में अपने अवसाद को जमा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो हाई टाइड आएगा, वाटर का लेवल राइज होगा, वेव अपने साथ इस सेडिमेंट को डीप ओशन में लेकर चला जाएगा।
मतलब उसके लिए क्या है, डेल्टा का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर वही टाइडलेस कोस्ट है जहां पर टाइड कम होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वीक करंट रनिंग एट द राइट एंगल टू द रिवर। ये बोल रहा है जैसे ये हमारा ये रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन में अगर कोई करंट बह रहा है तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग करंट है तो क्या करेगा, ये जो यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं इसको डिपॉजिट को इस करंट क्या करेगा, अपने साथ लेकर चला जाएगा। ये क्या है, करंट्स हैं। ठीक है, ये करंट्स हैं, ये करंट क्या करेगा, अपने साथ लेकर के चला जाएगा इन डिपॉजिट्स को। तो यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सेडिमेंट क्या हो गया है, करंट के साथ आगे चला गया है, डीप ओशन में चला गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आपको, वीक करंट, अगर वो करंट क्या है, वीक है ना, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करेगा, वो सेडिमेंट को नहीं ले जा पाएगा उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, बनने की कंडीशन सही होगी, मतलब इससे डेल्टा बन पाएगा। ठीक, फिर प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स, अगर लार्ज लेक अगर रिवर कोर्स में है तो उससे क्या होगा, जो सेडिमेंट है वो एक तरह से लेक में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर सेडिमेंट लेक में डिपॉजिट हो गया तो उसके आगे क्या केवल रहेगा, वाटर रहेगा। और जब वहाँ पर सेडिमेंट है ही नहीं, मतलब रिवर कोर्स में है ना, डेल्टा डेल्टा के पास या नदी के मुहाने में अगर सेडिमेंट नहीं है तो फिर से क्या है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, डेल्टा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, ओनली 2, केवल 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, सही किया था गलत किया था, सही किए थे। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन ये किससे रिलेटेड है, हमारा सेल चक्र है ना, सेल चक्र। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चट्टान जब धीरे, जो सेडिमेंट जो है वो धीरे 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 क्या होने लगता है, रॉक का रूप लेने लगता है, मतलब सघन होने लगता है। पहले क्या होगा, जैसे कोई भी सेडिमेंट है, ठीक है, तो सेडिमेंट लूज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लूज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, तो ये चट्टान का रूप नहीं ले पाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनमें कॉम्पैक्शन होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे फोर्स लगा, फोर्स के कारण क्या हुआ, चट्टान पास आने लगे, पास आने लगे तो ये क्या बना देगा, कुछ इस तरह से लेयर में ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इतने सारे पार्टिकल्स जो हैं जब एक ऐसे जम जाते हैं, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। है ना, लिथ मतलब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चट्टान। जो लिथ है ना, इसमें उसका मतलब है चट्टान, और फिकेशन का मतलब क्या होगा, प्रोसेस, बनने की प्रक्रिया। ठीक है, जो लिथिफिकेशन है, जब हम इसमें वर्ड देखते हैं तो जो लिथ है इसका मतलब क्या हो गया आपका, चट्टान, और फिकेशन ये क्या है, एक तरह से प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जैसे ये अवसाद जो है जब रखा हुआ है नॉर्मली लेयर में, तो ये क्या है, धीरे 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 अपने प्रेशर के क्या होगा, जमने लगेगा, मतलब पास आने लगेंगे। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और जब बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो वो क्या बना देगा, एक रॉक का स्ट्रक्चर। और लिथिफिकेशन के कारण जो रॉक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक या फिर अवसादी चट्टान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। ये जो हमने रॉक साइकिल पढ़ा था, ये जो रॉक साइकिल देखा है ना, तो इसमें क्या है, जैसे इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, यहाँ पर सेडिमेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और सेडिमेंट से जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक का बनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। ठीक है, चट्टान का बनना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या है, फोर्सिंग द रॉक टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। तो ये है क्या, एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये प्रोसेस का नाम क्या है? सबडक्शन। ठीक है, जब चट्टाने प्लेट के अंदर जाने लगती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सबडक्शन या फिर अवतलन। इसी को हम लोग बोलते हैं ना अवतलन, है ना, टेक्टोनिक में पढ़ा था, प्लेट कन्वर्जेंस में। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन अ रॉक, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर अरेंजमेंट को ये एक तरह का मिनरल जो वो है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो वो उसका क्या हो सकता है? लीनियर अरेंजमेंट में रह सकता है। तो ये एक तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल विद इन रॉक ड्यू टू क्रशिंग। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन अगर हो रहा है तो ये क्या है? एक तरह से क्या है? ये रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट इनटू सेडिमेंट्री रॉक। तो ये क्या है हमारा? एक्चुअल में ये है असंगठित तलछट का तलछटी चट्टानों या फिर अवसादी चट्टानों, यहाँ पर अवसादी चट्टानों में रूपांतरण आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी। किया था? चलो वेरी गुड। इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफशोर बार, मोरेन्स, एस्कर्स, बीचेस, ड्रम लाइन। अगेन ये पूछा है हाउ मेनी, कितने, है ना, यहाँ पर पूछा गया है कितने। ठीक है, कितने ग्लेशियल निक्षेपण भू आकृति हैं। ग्लेशियल निक्षेपण भू आकृति मतलब ग्लेशियल इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पूछा है। ठीक है, तो बताओ कितने हैं, कौन कौन से हैं? ऑफशोर बार कहाँ पे बनता है? ऑफशोर का क्या मतलब हुआ? ऑफशोर, शोर का मतलब क्या हुआ? शोर किसको बोलते हैं हम लोग? हाँ, कोई भी किनारा हुआ, जैसे कि आपका ओशन का किनारा हुआ, है ना, तो वो आपका हो गया शोर, है ना। ऑफ शोर मतलब जो नदी किनारे के आगे, मतलब ये किस में हो गया? ओशन में, ओशन में, है ना, ओशन के बीच में। तो मतलब लैंड पार्ट में ना हो के वो ओशन में है। अगर ओशन में है तो वो क्या ग्लेशियल निक्षेपण है क्या? ग्लेशियल निक्षेपण का टाइप है क्या? नहीं। ये एक्चुअल में कहाँ पे बनता है? जो बार है, ये जो बार है ये एक्चुअल में क्या है? मरीन लैंडफॉर्म है। ठीक है, मरीन या फिर समुद्री लैंडफॉर्म, समुद्री, है ना, समुद्री भू आकृति का पार्ट है वो। ठीक है, मोरेन्स क्या है? मोरेन क्या है? टील्स जो होते हैं, टील्स को हम लोग, जो ग्लेशियल टील है उनका जो डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोरेन। ठीक है, टील क्या होता है? जो सेडिमेंट्स हैं, है ना, जो रॉक्स, जो अनकंसोलिडेटेड रॉक है उसको ग्लेशिएशन, मतलब वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? मोरेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोरेन्स क्या हो जाएगा? एक तरह से आपका जो तलछट है ना, सेडिमेंट है, तो उसी के निक्षेपण को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरेन्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप के मोरेन्स हैं, है ना, हमने पढ़ा है। हमने लेटरल मोरेन पढ़ा है ना, मेडियल मोरेन पढ़ा है, ग्राउंड मोरेन पढ़ा है। ठीक है, और कौन सा पढ़ा है? टर्मिनल मोरेन पढ़ा है ना। जैसे अगर ये ग्लेशियर है, हमेशा याद रखना कोई भी ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है? यू शेप्ड वैली में फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामने होगा, है ना, एक तरह से ये वाला जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनल या फिर इंड मोरेन, है ना, टर्मिनल मोरेन या फिर इंड मोरेन। जो यहाँ पर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मोरेन। ठीक है, लेटरल मोरेन, ये हमारा इंड मोरेन या फिर टर्मिनल मोरेन। ठीक है, जो इसके बीच में, जो सरफेस के नीचे है ना, यहाँ पर जो रहेगा, जो ग्लेशियर के नीचे रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड मोरेन। और जो बीच में दो ग्लेशियर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वहां पर जब बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडियल मोरेन।
मेडियल मोरेन, ठीक है। मेडियल का मीनिंग है क्या है, बीच में, ठीक है, बीच। लेटरल का मीनिंग क्या हुआ, किनारे, ठीक है। और इंड का मतलब क्या हो गया, सामने, है ना, टर्मिनल। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एस्कर्स हमने पढ़ा था, एस्कर्स क्या है, सब भूल गए हो, नहीं रिवाइज नहीं किया हो तुम लोग। अच्छा, बीचेस कहाँ पर बनता है, ये तो सबको पता है, समुद्री तट है ना, तटीय में। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मरीन हो गया, ठीक है। ड्रमलिन्स क्या है, हाँ, विंड के कारण क्या बनता है, वो बर्चांस है, ठीक है। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, आपका ग्लेशियल डिपॉजिट होता है ना। उल्टे बोट का पढ़ा था, उल्टे बोट का से नाव, उल्टा नाव जब हम रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोलते हैं, ठीक है। एस्कर्स क्या है, एस्कर्स नहीं पढ़े हो, याद नहीं आ रहा है। एस्कर हम लोग पढ़े थे ग्लेशियल वाले में, ठीक है। एस्कर भी क्या होता है, आपका ग्लेशियल डिपॉजिट है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑफशोर बार गलत हो जाएगा, बीचेस गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। ड्रमलिन, ड्रमलिन क्या होता है, जैसे कोई भी जब डिपॉजिट होता है समुद्र, मतलब सॉरी, ग्लेशियर जब समुद्र से मिलने वाला होता है ना, ये हमारा सरफेस है, लैंड सरफेस, यहाँ से हम मान के चल रहे हैं ओशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। जैसे ये हमारा सरफेस है, यहाँ से हमारा ओशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ग्लेशियर धीरे धीरे आने लगता है तो ग्लेशियर क्या होगा, धीरे से पिघलता भी है। ग्लेशियर क्या है, ऐसा ग्लेशियर क्या होता है, इस शेप में आता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। ये जब आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ तक पूरा वो रहेगा। जब ये फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट, तब डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट होने के कारण कुछ इस तरह के हार्ड रॉक्स जो हैं, ठीक है, ये क्या है, हार्ड रॉक रहा होगा। तो होता क्या है, जो ग्लेशियर है वो जब आगे बढ़ता है तो इधर को क्या करता है, एब्रेशन करता है, और यहाँ से क्या करता है, प्लकिंग करता है। हमने पढ़ा था ग्लेशियर का 2 आर्म होता है, इरोजन का 2 प्रोसेस से इरोड करता है। इस वाले एरिया में क्या करता है, एब्रेशन, एब्रेशन है ना, जो फ्रिक्शन के कारण होता है, एब्रेशन। ये जैसे प्रोसेस है ना, ये आगे बढ़ रहा है तो इसके कारण यहाँ पे एब्रेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो क्या करता है, प्लकिंग करता है, इस एरिया को क्या करता है, प्लक करता है, अपने साथ लेके चला जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लकिंग, तो उसके कारण क्या बनेगा, एक कुछ इस तरह का बोट शेप का क्या बन जाएगा, एक डिपॉजिट बन जाता है, ठीक है। जो प्लेन वाला एरिया में, जब डिपोजिशनल प्लेन में हम देखते हैं तो कुछ इस तरह के बने रहते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे, जब लार्ज एरिया रहेगा तो बहुत छोटे छोटे क्या है, ऐसे डिपॉजिट्स रहते हैं। तो इसी को हम लोग, बहुत सारा जो डिपॉजिट बनता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है आपका, ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाता है तब आपको ये क्लियरली दिखाई देता है, तब आपको ये जो ड्रिमलिन है ये क्लियरली दिखाई देता है। तो एक तरह से ये बोट शेप का, उल्टा बोट जैसे अगर किसी ने रख दिया हो उस शेप का हमको दिखाई देता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रमलिन्स बोलते हैं। वो इमेज देखोगे ना, जो इमेज हमने देखा था, है ना, इमेज के साथ किया था, तो इमेज देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा वो, ठीक। कौन सा था, ये वाला था क्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3, 3 सही है। आपका मोरेन सही है, एस्कर सही है, और ड्रमलिन सही है, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्ग श्रेणी को सही तरीके से परिभाषित करता हम्म है? ए, नदी के ऊपरी हिस्से में खड़ी ढलान वाली गहरी नदी घाटी। हम्म बी, समुद्र के किनारे के इलाके में समुद्र में बनी रेत और कंकड़ की एक चोटी जो तट के समानांतर है। हम्म सी, एक सिंह के आकार की चोटी जो 2 से अधिक तरफ के हिमनद गतिविधि द्वारा काटा गया है। हाँ, और डी, एक ग्लेशियल स्थलाकृति जो चलती बर्फ और रुकी हुई बर्फ के बीच एक दरार के रूप में दिखाई देती है। ठीक है। तो कौन सा है आंसर, क्या है, क्या किए हो, क्या बनाए हो, नहीं बनाए हो, समझ नहीं आया, याद ही नहीं आया,
निधि पूछ रही थी है ना, लेकिन तुम लोग पूछे नहीं। नहीं सर, मैं भी तो बोली थी तो वही कुछ अच्छा नहीं अच्छा बताए। ठीक है, तो नहीं बता देता तो इसका पूरा आंसर ही पता चल जाता ना एक्चुअल में। ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म से रिलेटेड है, ये तो समझ में आ गया था है ना। हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड इसका मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है। हाँ, जब होता क्या है, जैसे ये रॉक है जनरली, ठीक। ये हमारा ग्लेशियर है, ठीक है। ये ग्लेशियल डिपॉजिट है पूरा, ठीक है। ये हमारा ग्लेशियर है, ये हमारा सरफेस है, सरफेस रॉक है, ठीक। तो जब ग्लेशियर ये आगे बढ़ता है तो क्या करता है, कुछ जगहों पर यहाँ पे क्या बनाता है, क्रेवाइसेस बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेवाइसेस, ठीक है। जब छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, छोटे छोटे दरारें बनती हैं है ना ग्लेशियर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेवाइसेस। लेकिन ये जो गहरी दरार बनती है ना, क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि क्या होता है, ये जो बर्फ है जब बहुत हाईली कोल्ड टेम्परेचर में होगा तो कहीं ना कहीं वो सरफेस से क्या हो जाएगा, चिपका रहेगा, ठीक है। और सरफेस से चिपके रहने के कारण क्या होता है, वो आगे निकल नहीं पाता है। कुछ एरियाज जो है हमेशा बर्फ से चिपक ही जाते हैं। तो होता क्या है, जो बर्फ है वो अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ती है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा दरार बनाती है, ठीक है। और दरार के कारण क्या है, ये वाला हिस्सा जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ग स्ट्रैंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ग स्ट्रैंड। जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। ग्लेशियर यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, प्लकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। नीचे सरफेस में क्या होता है आपका, एब्रेशन का प्रोसेस होता है। तो प्लकिंग के कारण क्या होगा, ये जो मतलब ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं टूट के आगे निकलने का कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर का अपना एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको खींच रहा है आगे, है ना। अब हमेशा के लिए रह नहीं सकता है ये, तो ये आगे जब टूट के जाने लगेगा तो यहाँ पर एक गहरी दरार बनती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ग स्ट्रैंड, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, एक ग्लेशियल स्थलाकृति है, मतलब ये ग्लेशियर के कारण बनने वाली स्थलाकृति है जो चलती बर्फ और रुकी हुई बर्फ, है ना। इसमें हम देखेंगे ये वाली बर्फ का जो लेयर है ये क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन ये वाला जो बर्फ का लेयर है ये कहीं ना कहीं क्या हो गया है, रुक गया है, चट्टान के साथ क्या है, चिपका हुआ है, ठीक है। तो उसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उसके कारण के बीच एक दरार, ठीक है, दरार के रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ए ग्लेशियल लैंडफॉर्म दैट अपीयर्स एज ए क्रैक बिटवीन द मूविंग आइस एंड द स्टैग्नेंट आइस, ठीक। अब हम देखते हैं ए डीप रिवर वैली विथ स्टीप साइड्स फाउंड इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। तो ये एक तरह का क्या है, वी शेप्ड वैली, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, वी शेप्ड वैली, या फिर इसी को हम लोग वो भी बोल सकते हैं, गॉर्ज भी बोल सकते हैं, है ना। ज्यादा अगर स्टीप साइडेड रहेगा, है ना, स्टीप ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये किसके लिए है, गॉर्ज के लिए, है ना। खड़ी ढलान अगर बोल रहा है इसका मतलब क्या है, ये गॉर्ज के लिए बोला गया है, ठीक है, गॉर्ज के लिए बोला गया है। फिर ए रिज ऑफ सैंड एंड सिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफशोर जोन लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट। अगर कोस्ट के पैरेलल है इसका मतलब क्या है, वो एक बार है, ठीक है। कोस्ट के पैरेलल है इसका मतलब क्या है, वो एक बार है। अभी हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन पहले, ऑफशोर बार, ठीक है। तो ऑफशोर जोन में जो बनता है इसका मतलब क्या है, वो एक ऑफशोर बार है, ठीक है। हॉर्न भी क्या है, हॉर्न भी आपका एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, लेकिन वो बनता कैसे है ना। ये जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। ये दोनों साइड क्या हो गया है आपका, ये दोनों साइड क्या हो गया है, इरोड हो गया है, ठीक है। और क्या बना गया है, कोरी बना गया है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह इस जगह पे क्या बना है आपका, कोरी बनता है। सर की या कोरी जो लेक बनता है
है ना। तो ये धीरे धीरे जब ज़्यादा इरोड करेगा तो ये क्या बनाएगा, पिरामिडल पीक बनाता है। पिरामिडल पीक बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर क्या है, डी। ठीक है, चलो आंसर क्या है, डी। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये तो बनना चाहिए। हाँ बताओ, 3, ओनली 3। ऑस्ट्रेलियन होगा और हाँ। एक अंटार्कटिका होगा और एक एंटार्क्टिक हाँ। प्लेट कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। पहला है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट। हाउ मेनी ऑफ द अबो आर मेजर, है ना। यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट, है ना, मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट कितने हैं, टोटल 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 3 तो यही हो गए, है ना, 1 2 और 3, 3 हमको यही मिल गया। पहला आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गया, दूसरा यूरेशियन हो गया, तीसरा अंटार्कटिक हो गया, चौथा कौन सा है, अफ्रीका प्लेट, पांचवा कौन सा है, पैसिफिक प्लेट, छठवा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, और सातवां कौन सा है, साउथ अमेरिका। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये तीनों, ये बाकी क्या है, एनाटोलियन प्लेट कहाँ पे है आपका, टर्की के पास। ठीक है, याद रखना, एनाटोलिया कौन सा है, एनाटोलिया प्लेट और एनाटोलिया प्लेटू, ये क्या है, टर्की, है ना, मिडिल आपका जो वेस्टर्न एशिया हो गया। ठीक, फिर अरेबियन प्लेट आपको पता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, है ना, ये वाला जो एरिया है। फिर नाजका प्लेट कहाँ पर है आपका, साउथ अमेरिकन प्लेट के वेस्टर्न साइड में नाजका प्लेट। कोकोस प्लेट कहाँ पर है, उसी के ऊपर। ठीक है, उसी के ऊपर आपका जो अमेरिकन प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट के वेस्टर्न पार्ट में कोकोस प्लेट है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है, ओनली 3। इसमें ऑप्शन गलत हो गया था, वही इसमें क्या लिख गया था आपका, मतलब केवल 3, केवल 4, केवल 5, है ना। मतलब अगर मैं इसको ये लिख देता केवल 3, तो यहाँ पर 3 एक तरह से आपको हो सकता है केवल 3 वाले को बस बोल रहा हो, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग था, है ना। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे हाउ मेनी को, तो उसमें भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ऑल 7। तो आंसर है ओनली 3।